WWE एक ऐसा स्टेज है जहां फैंस के साथ किसी टैलेंट को कनेक्ट होने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जिसे फैंस लव करते हैं या लव करते हैं उसे हेट करने के लिए। और जिसे फैंस हेट करते हैं रेसलिंग में उसे कहते हैं हील, जो अपनी तरफ से किसी गुड यानी फेस को कड़ी चुनौती देता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन WWE स्टार्स की जिनका करियर उनके हील होने की वजह से बच पाया। नंबर 7 पे आते हैं हल्क होगन। जब हल्क होगन अपने करियर की पीक पर थे एज ए बेबी फेस, तब अचानक रेसलिंग इंडस्ट्री में एक शिफ्ट आया था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। होगन शुरू से एक फेस थे और वे WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। उन्होंने हमेशा से एक गुड गाय का किरदार निभाया था। WCW में जाने के बाद भी वे अपने हल्कस्टर वाले कैरेक्टर में ही थे। WCW के 1996 बेश एट द बीच पेपर व्यू में स्कॉट हॉल केविन नैश का मैच था स्टिंग, रैंडी सैवेज और लेक्स लूगर के साथ में। मैच के एंड सेगमेंट में होगन आते हैं। ऐसा लगा कि होगन स्टिंग की टीम का साथ देंगे, पर होगन अचानक से रैंडी सैवेज पर लेग ड्रॉप दे देते हैं और ये रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उलटफेर था और होगन हील हो जाते हैं फर्स्ट टाइम और ज्वाइन कर लेते हैं आउटसाइडर्स को, केविन नैश और स्कॉट हॉल को, और क्रिएट करते हैं NWO को। मिड 90s में जब WCW WWE से कम्पीट कर रहा था तो WCW को कुछ ऐसा ड्रास्टिक चाहिए था जो उन्हें दूसरी रेसलिंग कंपनी से ऊपर उठा के रख दे। तो WCW ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और हल्क होगन जैसे सुपर बेबी फेस को उन्होंने मोस्ट हेटेड हील में तब्दील कर दिया था। हील टर्न उनके करियर के लिए एक सक्सेसफुल मूव साबित हुआ था। नंबर 6 पे आते हैं ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट जब अपने करियर की पीक पर थे और 1997 का साल हार्ट के लिए अनएक्सपेक्टेड टर्न से भरा हुआ था। होगन की तरह उनका पर्सोना भी लेट 90s के आते आते आउटडेटेड होने लगा था। 97 में स्टीव ऑस्टिन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और ब्रेट हार्ट जैसे रेसलर्स को भी अपना करियर बचाने के लिए एक चेंज चाहिए था। स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट फ्यूड के दौरान फैंस स्टीव ऑस्टिन को ज्यादा पसंद करने लगे थे और ब्रेट हार्ट फेस थे और ऑस्टिन हील थे। ऑस्टिन के हील होने के बाद भी क्राउड स्टीव ऑस्टिन को ज्यादा चीयर करता था। रेसलमेनिया 13 में उनके मैच से यह साफ हो गया था जब मैच के एंड सेगमेंट में ब्रेट हार्ट ऑस्टिन को शार्प शूटर अप्लाई करते हैं। ऑस्टिन ने सरेंडर करने से मना कर दिया था। ऑस्टिन ब्लीड करने लग जाते हैं और ब्रेट हार्ट कंप्लीटली हील हो जाते हैं और ऑस्टिन के नो सेलिंग एटीट्यूड ने उन्हें सुपर फैन फेवरेट बना दिया था। हार्ट का हील कैरेक्टर ऐसा था कि उन्हें अमेरिकन फैंस ने धोखा दिया था जिनके लिए हार्ट ने सब कुछ किया था। हार्ट ने अपना हील ग्रुप फॉर्म कर लिया था जिसका नाम था हार्ट फाउंडेशन। फिर आते हैं जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड। ब्रैडशॉ WWE में बहुत सालों तक एक्टिव रहे थे और वे WWE में ना जाने कितनी गिमिक्स का पार्ट रहे हैं, लेकिन जब वे अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का पार्ट बने थे तो उन्होंने फारूक के साथ डिसाइपल ऑफ एकोलाइट्स फैक्शन फॉर्म किया था। फिर 2000 के ऑनवर्ड्स वे एकोलाइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी से और पॉपुलर हो जाते हैं। इस दौरान वे फेस थे। 2004 के ड्राफ्ट के दौरान ब्रॉक ने WWE को लीव कर दिया था। कर्ट एंगल और बिग शो इंजर्ड थे तो मेन इवेंट हील्स की स्मैकडाउन ब्रांड में कमी हो जाती है। तब इंट्रोड्यूस होते हैं एक नए पर्सनालिटी के साथ, जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड। ब्रैडशॉ का कैरेक्टर एक एरोगेंट बिजनेसमैन का होता है जो अपने स्पीच के दौरान अपने आप को कामयाब बताता है और दूसरों को और फैंस को इंसल्ट करता है उनके फेलियर्स के लिए। JBL की पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट थी उनके APA वाले काउंटर पार्ट से और वे क्विकली मेन इवेंट सीन में एडी गुerrero के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। JBL WWE चैंपियन भी बने थे और उन्होंने अपने पास टाइटल 280 डेज तक रखा था। नंबर 4 पे आते हैं द रॉक। जब रॉक WWE में आए थे तो वे ओवर द टॉप स्माइलिंग बेबी फेस थे और फैंस ने रॉकी मैविया को पसंद नहीं किया था। उनकी क्लियर कट स्माइलिंग पर्सनैलिटी फोर्स्ड लगती थी। फैंस उनके लिए डाय रॉकी सक्स के चैंट्स करते थे। फिर 1997 में रॉक नेशन ऑफ डोमिनेशन हील फैक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं। रॉक अब हील हो जाते हैं और वे एक एरोगेंट पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं और रॉक थर्ड पर्सन में बात करने लग जाते हैं। उनके प्रोमो कट करने का स्टाइल फैंस को बहुत पसंद आने लग जाता है। फिर रॉक ऑस्टिन के बाद एटीट्यूड एरा के दूसरे सबसे बड़े स्टार बन के उभरे थे। लेट 90s में WWE के वे टॉप एंटरटेनर्स में से एक थे और उस टाइम पर उन्होंने WWE के लगभग सारे पेपर व्यूज को हेडलाइन किया था। उनके हील टर्न की वजह से ही उनका WWE करियर बच पाया था। रॉक, मिक फोली, ट्रिपल एच, स्टीव ऑस्टिन, केन, कर्ट एंगल, अंडरटेकर, डीरिक्स, ये सारे स्टार्स फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे एटीट्यूड एरा के। डेनियल ब्रायन सुपर फैन फेवरेट रहे थे और क्राउड से उन्हें जिस तरह से चीयर मिलता था वो बहुत सालों के बाद देखने को मिला था WWE में। रेसलमेनिया 13 में ब्रायन ने बटिस्टा, ट्रिपल एच को डिफीट किया था और वे बन गए थे यूनिफाइड WWE चैंपियन। 2016 में ब्रायन अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं क्योंकि वे अपने नेक इंजरी से सफर कर रहे थे। 2018 में ब्रायन फिर से क्लियर होते हैं रेसलिंग के लिए। इस टाइम पर वो फैंस को ब्लेम करने लग जाते हैं और ये नए डेनियल ब्रायन हो जाते हैं और ये डेनियल ब्रायन की दूसरी पर्सनालिटी थी जो उनके प्रीवियस डेनियल ब्रायन के अंडरडॉग से बिल्कुल उलट थी।
और नंबर 2 पे आते हैं द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अपने नेचुरल पर्सनों में रहते हैं और अगर उन्हें किस्मत से अच्छी स्टोरी लाइन्स मिलती हैं तो वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे और लंबा खेल पाते हैं। रैंडी ऑर्टन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे तो 2000s में उन्होंने ओवी वैली डेवलपमेंटल टेरिटरी भेजा गया था और अपने मेन रोस्टर में डेब्यू करने से पहले रैंडी बहुत सारे हाउस शोज में रेसल करते थे और 2002 में उन्होंने स्मैकडाउन में डेब्यू किया था और वे फेस थे। फिर उन्हें रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया था जहां वे इंजर्ड हो गए थे और इस दौरान उनके विजनेट्स रॉ प्रोग्रामिंग में आते रहते हैं जिसमें वे अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं और धीरे धीरे वे एक हील हो गए थे और ट्रिपल एच के एवोल्यूशन का वे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे और आज प्रेजेंट डे तक एवोल्यूशन की बात होती है। एवोल्यूशन ने 2003 से 2004 तक रॉ को डोमिनेट किया था। फिर 2004 के मिड में क्रिएटिव्स ने ऑर्टन को सिंगल्स पुश दिया। ऑर्टन अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जब एज से हारे थे वेंजेंस पेपर व्यू में। उसके बाद ऑर्टन 20 मैन बैटल रॉयल जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन गए थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। समर स्लैम में ऑर्टन ने बेनवा को डिफीट किया था। फिर बेनवा ने उन्हें हैंडशेक किया जो एक रिस्पेक्ट का साइन था। उनके रीमैच में भी ऑर्टन ने बेनवा को हराया था। एवोल्यूशन ने ऑर्टन को अपने ग्रुप से बाहर कर दिया था और उन्हें ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया था और ऑर्टन फेस हो जाते हैं। टेबू ट्यूसडे में रिक फ्लेयर को डिफीट करते हैं। सर्वाइवर सीरीज में उनकी टीम जीत जाती है। ट्रिपल एच के अगेंस्ट 2005 के न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के एलिमिनेशन चेंबर मैच में ऑर्टन नाकाम रहते हैं। यहाँ ट्रिपल एच और बटिस्टा मिलकर उन्हें एलिमिनेट करते हैं। 2005 के स्टार्ट से ही ऑर्टन का क्रिश्चियन के साथ फ्यूड रहता है। सुपरस्टार बिली ग्राहम एक बार रॉ में आते हैं और ऑर्टन ग्राहम से मिलते हैं और फिर स्मैकडाउन मैगजीन के कवर पर अंडरटेकर की फोटो को देखकर वे कहते हैं कि वे वो करके दिखाएंगे जो दूसरे रेसलर्स अभी तक नहीं कर पाए। अंडरटेकर की स्ट्रीक को वे एंड करेंगे रेसलमेनिया में और रॉ के एपिसोड में एक बार वे अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी कीबलर को आरकेओ दे देते हैं और ऑर्टन हील हो गए थे। ऑर्टन को हील वापस इसलिए बनाया गया क्योंकि वे अनलाइकेबल थे एज अ बेबी फेस और हील होने के बाद से ही वे डब्ल्यूडब्ल्यूई की और दूसरी मेजर स्टोरी लाइन्स का पार्ट रहे थे। और नंबर 1 पे आते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंटली टॉप सुपरस्टार हैं और जब शील्ड ने अपना फर्स्ट टेलीवाइज डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज 2012 में तब से ही शील्ड चर्चा में बन गई थी और उनका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ा था फैंस में। शुरुआत में ये समझ नहीं आता था कि शील्ड का मोटो क्या है और शील्ड के मेंबर्स रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के अराउंड एक सस्पेंस क्रिएट होने लगा था जिससे रोमन रेंस से फैंस सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए थे। रोमन रेंस का स्वाट गियर जो उन्होंने शील्ड के ब्रेकअप के बाद भी कंटिन्यू रखा था बहुत शानदार लगता था। रोमन रेंस सुपर ओवर थे फैंस में। 2015 रॉयल रंबल में जब रेंस एंटर करते हैं तो फैंस उनके साथ थे, पर जब रेंस रॉयल रंबल जीते तो फैंस ने उन्हें लाउडली बू किया और रॉक भी उनके फेट को चेंज नहीं कर सके। फिर रेंस को एज अ बेबी फेस पुश किया गया जो अनलाइकेबल और फोर्स था। रेंस की प्रोमो कट करने की स्किल्स भी वीक थी और फैंस की सिंपैथी रेंस के साथ नहीं जुड़ पा रही थी। रेंस ने अंडरटेकर को भी डिफीट किया फिर भी फैंस ने रेंस को सपोर्ट नहीं किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर भी रेंस को एज अ बेबी फेस पुश करती रही डिस्पाइट इसके फैंस उन्हें और उनके प्रोमोस को लाउडली बू कर रही थी। उनके रेसलिंग स्टाइल और उनके मूव्स को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया था जो कि एक जमाने में गोल्डबर्ग के साथ हुआ था। और इतने नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बाद भी रेंस का पुश कंटिन्यू रहा था। फिर समरस्लैम 2020 में रेंस रिटर्न करते हैं और ब्रे वायत को वे इंसेनली अटैक करते रहते हैं और उनका मैनरिज्म डिफरेंट था, वे एग्रेसिव थे। ये रेंस का हील टर्न था और पेबैक पेपर व्यू में ब्रे वायत और स्ट्रोमैन को हराकर वे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेते हैं और पॉल हेमन को उनके साथ पेयर किया गया था जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। रेंस का हील टर्न इतना शानदार और सफल साबित होता है जिसे फैंस नेचुरली लव करते हैं हेट करने के लिए। रेंस का हील टर्न उनके करियर के लिए एक सेविंग ग्रेस साबित हुआ था।